हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज हम सभी 10th भूगोल का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन। पहला क्वेश्चन है, मानव की परिसंपत्ति बनने वाली सारी वस्तुएं तथा मानव स्वयं भी किसके अंतर्गत आते हैं? मानव की परिसंपत्ति बनने वाली सारी वस्तुएं तथा मानव स्वयं भी किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में है संसाधन के, ऑप्शन बी में है वस्तुएं के, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक के और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संसाधन के। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए वे क्या कहलाती है? प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए वे क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है, वस्तु कहलाती है, जानवर कहलाती है या फिर इनमें से सभी कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संसाधन कहलाती है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? यह किसने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? ऑप्शन ए में है भूगोलवेत्ता जिमरमैन ने, ऑप्शन बी में है सुमेशर ने, ऑप्शन बी में है ब्रुंडटलैंड कमीशन ने और ऑप्शन डी में है दिगपाल ने। तो भूगोलवेत्ता जिमरमैन ने ही कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, उच्चावच जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है उन्हें कहा जाता है? प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, उच्चावच जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी में है जैविक संसाधन और ऑप्शन सी में है मानवकृत संसाधन, ऑप्शन डी में है नवीकरणीय संसाधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भवन, सड़कें, रेल लाइनें इत्यादि कहे जाते हैं? भवन, सड़कें, रेल लाइनें इत्यादि कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में है सामुदायिक संसाधन, ऑप्शन बी में है जैविक संसाधन, ऑप्शन सी में है मानवकृत संसाधन और ऑप्शन डी में है अजैविक संसाधन। भवन, सड़कें, रेल लाइनें जो है वो मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह मानवकृत संसाधन हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में है 4 वर्गों में, ऑप्शन बी में है 3 वर्गों में और ऑप्शन सी में है 2 वर्गों में और ऑप्शन डी में है 1 वर्गों में। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है और कौन कौन है? तो पहला है प्रकृति प्रदत्त संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। पहला क्या है? प्रकृति प्रदत्त संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। याद कर लीजिएगा।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और मानव भी कहे जाते हैं। पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और मानव भी क्या कहे जाते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जैविक संसाधन, सामुदायिक संसाधन या फिर अजैविक संसाधन। तो पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और मानव भी जो हैं वो जैविक संसाधन कहे जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए में है फ्रांस में, ऑप्शन बी में है म्यांमार में, ऑप्शन सी में है जापान में और ऑप्शन डी में है इंडोनेशिया में। क्योटो सम्मेलन जो है जापान में आयोजित की गई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्योटो सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हवा, तालाब, झीलें, नदियाँ और समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, वन्य जीव कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश हवा, तालाब, झीलें, नदियाँ और समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, वन्य जीव कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी में है प्रवहनीय संसाधन, ऑप्शन सी में है अनवीकरणीय संसाधन और ऑप्शन डी में है निजी संसाधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय संसाधन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नदियों में बहता जल वर्षा ऋतु में बाहर निकलकर बाढ़ का रूप आंधी तूफान क्या कहलाते हैं? नदियों में बहता जल वर्षा ऋतु में बाहर निकलकर बाढ़ का रूप आंधी तूफान क्या कहे जाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, प्रवहनीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, निजी संसाधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवहनीय संसाधन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 1। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और 2 वर्गों में कौन कौन है? पहला है जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। पहला क्या है? जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम है, कोयला और पेट्रोलियम है नवीकरणीय संसाधन, प्रवहनीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या फिर सामुदायिक संसाधन। तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कृषि, भूमि, उद्यान, मकान, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन इत्यादि है। कृषि, भूमि, उद्यान, मकान, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन इत्यादि है। प्राकृतिक संसाधन है, ज्ञात संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है या फिर निजी संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निजी संसाधन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गांव में चारागाह, खेल के मैदान, तालाब, शमशान भूमि, साप्ताहिक बाजारों की भूमि, पंचायत भवन, विद्यालय इत्यादि क्या हैं? गांवों में चारागाह, खेल के मैदान, तालाब, शमशान भूमि, साप्ताहिक बाजारों की भूमि, पंचायत भवन, विद्यालय इत्यादि हैं। प्राकृतिक संसाधन है, अजैविक संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है या फिर सामुदायिक संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुदायिक संसाधन है।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए में है हवा का, ऑप्शन बी में है खनिज का, ऑप्शन सी में है पानी का और ऑप्शन डी में है ऊर्जा का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज तेल का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ज्ञात संसाधन या फिर मानवकृत संसाधन। तो जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं? यह किसका कथन है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं? जवाहरलाल नेहरू का, लाला लाजपत राय का, सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का? तो यह गांधी जी का कहना था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, ब्रुंडटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास कब की? ब्रुंडटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास कब की? 1885 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 2002 ईस्वी में? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्लब ऑफ रोम ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव कब रखा? 1895 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में या फिर 2002 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के निमित्त पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के निमित्त पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? जुलाई 1756 को, अगस्त 1850 को, जून 1540 को या फिर जून 1972 को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जून 1972 को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 5 जून को, 7 अगस्त को, 10 सितंबर को? पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के इन विचारों का जोरदार समर्थन कब किया? सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के इन विचारों का जोरदार समर्थन कब किया? 1876 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या फिर 2006 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा साझा भविष्य पुस्तक प्रकाशित की? हमारा साझा भविष्य पुस्तक प्रकाशित किसने की? भूगोलवेत्ता जिमरमैन ने, सुमेशर ने, ब्रुंडटलैंड ने या फिर दिगपाल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुंडटलैंड कमीशन ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है,
5 वर्षों के कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन होने के कारण इसे कौन सा सम्मेलन भी कहा जाता है? 5 वर्षों के कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन होने के कारण इसे कौन सा सम्मेलन भी कहा जाता है? +3, +4, +6 या फिर +5? तो 5 वर्षों के कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन होने के कारण इसे +5 सम्मेलन कहा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, प्रवहनीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या फिर निजी संसाधन? ज्वारीय ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व पर्यावरण या ग्रीन हाउस सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, कनाडा में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर इनमें से कोई नहीं? विश्व पर्यावरण या ग्रीन हाउस सम्मेलन जो है वह कनाडा में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है विश्व पर्यावरण ग्रीन हाउस सम्मेलन जो है वह 1987 में हुआ था, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित की? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने प्रकाशित की? ह्रस्व समूह ने, द्वैत समूह ने, त्रिद्वैत समूह ने या फिर विद्वत समूह ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्वत समूह ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट कब छपी? आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट कब छपी? 1987 ईस्वी में, 1145 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1572 ईस्वी में और ऑप्शन डी में है 1687 ईस्वी में। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट जो है वह 1987 ईस्वी में छपी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ? विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ? 1987 ईस्वी में, 1234 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या फिर 1420 ईस्वी में? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वह 1987 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और कहाँ हुआ? तो कनाडा में हुआ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1560 ईस्वी में, 1234 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में? पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 1987 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 वर्गों में कौन कौन है? पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई? विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई? 1560 ईस्वी में, 1234 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में,
1680 ईस्वी में। तो विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में की गई, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1856 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या फिर 1997 ईस्वी में? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1876 ईस्वी में, 1795 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में? तो क्योटो सम्मेलन जो है वह 1997 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह 2002 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ? कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ? 2000 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में? तो कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वह 2009 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? विश्व की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 7 अरब से अधिक, 4 अरब से अधिक, 6 अरब से अधिक या फिर 5 अरब से अधिक? तो विश्व की जनसंख्या बढ़कर जो है 7 अरब से अधिक हो चुकी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1560 ईस्वी में, 1234 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, खनिज, नगर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, असम तथा पश्चिमी घाट के पास से लगभग कितना प्रतिशत पेट्रोलियम निकाला जा सकता है? असम तथा पश्चिमी घाट के पास से लगभग कितना प्रतिशत पेट्रोलियम निकाला जा सकता है? 20%, 30%, 50%, 90%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 20% पेट्रोलियम निकाला जा सकता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, मानव निर्मित बांध या फिर दूषित जल? तो मछलियों के अस्तित्व को खतरे में जो है वह दूषित जल ही डाल सकता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन माना जाता है? संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? अयस्क को, खनिज को, पदार्थ को या फिर धातु को? संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है खनिज को माना जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, प्रवहनीय संसाधन,
अनवीकरणीय संसाधन या फिर निजी संसाधन। लौह अयस्क जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। 10.2, 15.5, 12.2 या फिर 19.2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 19.2। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। 200, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है वह क्या कहलाती है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है संसाधन कहलाती है, ऑप्शन बी में है वस्तुएं कहलाती है, ऑप्शन सी में है प्रकृति कहलाती है, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है वह संसाधन कहलाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह क्या है। कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह क्या है। कृषि का अर्थ क्या होता है, खेती होता है। तो आग पर हम लोग खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नदी में भी नहीं कर सकते हैं और समुद्र में भी नहीं कर सकते हैं। तो खेती भूमि पर ही कर सकते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए भूमि पर ही क्या मिलते हैं। पशुओं के लिए भूमि पर ही क्या मिलते हैं। खेल का मैदान, घास का मैदान, दोनों या फिर इनमें से सभी। तो पशुओं के लिए भूमि पर जो है घास का मैदान मिलते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की संज्ञा दी जाती है। जीवन की संज्ञा किसको दी जाती है। भूमि को, आग को, हवा को या फिर जल को। तो जीवन की संज्ञा जो है जल को दी जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, घने जंगलों और भारी वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। घने जंगलों और भारी वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। असम, झारखंड, लखनऊ या फिर पूना। घने जंगलों और भारी वर्षा का क्षेत्र जो है असम है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी भाग में क्या है। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है। खेल का मैदान है, घास का मैदान है, राजस्थान का रेगिस्तान है या फिर इनमें से सभी है। तो भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान का रेगिस्तान है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लोहा तांबा मैग्नीज क्या है। लोहा तांबा मैग्नीज क्या है। धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, दोनों है या फिर इनमें से सभी है। तो लोहा तांबा मैग्नीज जो है धात्विक खनिज है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी में है पेरिस में, ऑप्शन सी में है मॉस्को में और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वह न्यूयॉर्क में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि है। खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, जैविक संसाधन है, ज्ञात संसाधन है या फिर अजैविक संसाधन है? खनिज, चट्टानें, मिट्टी और नदियाँ, पर्वत इत्यादि जो है वह अजैविक संसाधन है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मेलन में 170 देशों ने एक बैठक की? कौन सा सम्मेलन में 170 देशों ने एक बैठक की? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में या फिर क्योटो सम्मेलन में? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों ने बैठक की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर डेनमार्क में? कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वह डेनमार्क में हुआ, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर इनमें से कोई नहीं? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1856 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक जो है वह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, तांबा, लोहा, मैग्नीज? तो आधात्विक खनिज का उदाहरण जो है अभ्रक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरीके से आपका पहला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।